जिंदगी ईश्वर का दिया एक तोहफा है, एक उपहार है। अगर ज़िंदगी में अनुशासन और सत्कार है तो फिर यह जीवन जीवन नहीं बल्कि एक त्यौहार है। जी हाँ दोस्तों, हम हाजिर हैं हम सब इसी त्यौहार को आप सबके साथ सेलिब्रेट करने के लिए, उस उत्सव को मनाने के लिए, जहाँ मुलाकात होती है आपकी और हमारी, और हम कहते हैं धरती धोरारी। दोस्तों स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम में। और आज की इस विशेष कड़ी में जहां कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पूरी दुनिया कहती है योग करे निरोग। जी हाँ दोस्तों, आज योग पे बात होगी और इस बातचीत को करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे प्रशिक्षित या यूँ कहें कि एक्सपर्ट, आज के हमारे योग गुरु अभिषेक सिंह नरूका जी और उनके साथ योग प्रशिक्षक श्री लोकेंद्र सिंह तंवर जी। अभिषेक जी, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अभिषेक जी, योग जो कि आज मेरे ख्याल से किसी तरह की किसी इंट्रोडक्शन या परिचय का मोहताज नहीं है। पूरी दुनिया यूँ कहें कि आसानी से कि इस योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना चुके हैं। यहाँ मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि योग के बारे में हम सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन अगर तकनीकी पहलू की अगर मैं बात करूँ, योग क्या है? योग सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे। जी सर, बिल्कुल। आपने जो योग की परिभाषा और योग के बारे में जो जानना चाहे, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि योग का शाब्दिक अर्थ क्या है। जी। योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, शरीर को मन से, मन को आत्मा से और आत्मा को परमात्मा से। और जब इन तीनों का जुड़ाव और मिलन हो जाता है तो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों रूप से स्वस्थ हो जाता है। और योग का मिलन सिर्फ परिभाषा के हिसाब से अगर अपन देखें तो ऋषिवर पतंजलि जी ने बहुत अच्छे से कहा है कि अथ योगानुशासनम। योग एक सबसे बड़ा अनुशासन है क्योंकि उसमें पूरी लाइफस्टाइल अपनी आ जाती है। और उसके जस्ट बाद उन्होंने बताया कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है, मतलब योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। वृत्तियां मतलब हमारे जो भी मानसिक स्तर है, उतार चढ़ाव जीवन के हैं, तो अगर हम योग निरंतर करते हैं तो वो सभी उतार चढ़ाव धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। और अगर हम थोड़ा और पीछे जाते हुए भगवत गीता के बारे में जाने तो उसमें भी योग के बारे में बताया है कि समत्वम योग उच्यते, मतलब व्यक्ति की सम स्थिति ही योग है। चाहे जीत हो, चाहे हार हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, हर समय समस्थिति में रहना ही योग कहलाता है। और वही आज हमारे जीवन में टेक्निकली और साइंटिफिकली हमारे जीवन को योग बहुत लाभ पहुंचा रहा है। जैसा कि कहा जाता है संस्कृत के एक श्लोक में, उदेति सविता ताम्रताम्र एवास्तमति चाहे संपत्तो चाहे विपत्तो महताम एक रूपता, कि जो महान लोग हैं वो हर स्थिति में एक तरीके से ही जीवन को यापन करते हैं। जिस तरह सूरज को हम देखते हैं, जब ढलता है तो भी वो लालिमा नज़र आती है और जब चढ़ता है तब भी वो लालिमा नज़र आती है। मेरे ख्याल से योग उसी बात को मुकम्मल करता है, संपूर्ण करता है, पूरा करता है। यहाँ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, योग की बात होती है, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जो एक कह सकते हैं कि शुरुआत योग से ही आज लोग करते हैं। आप भी ऐसा ही करते होंगे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि वो कौन सा आसन है जिससे दिनचर्या का प्रारंभ होता है? जी सर, सबसे पहले तो अगर दिनचर्या की बात हो रही है तो हमें योग में दिनचर्या का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि सुबह से लेके शाम जब तक आप बेड पर जाते हैं, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से योग के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। तो सबसे पहले अगर हम आसनों की बात करें तो हमारी जनरेशन, यूथ जनरेशन और मिडिल जनरेशन के लिए सूर्य नमस्कार जो है बहुत ही लाभदायक है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं और वो शरीर के लगभग हर हिस्से पे काम करता है, मांसपेशियों पे भी, श्वास पे भी, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स पे भी। और उन 12 आसनों को जब हम करते हैं तो उनमें श्वासों का सबसे इम्पोर्टेंट रोल हमें मिलता है। तो लोकेंद्र जी जो है बताएंगे हमें सूर्य नमस्कार को किस प्रकार किया जाता है एक एक स्टेप के साथ। जी तो सर, इनकी बारीकियों से शायद आप रूबरू करवाने वाले हैं आज हमें। जी बिल्कुल सर। जी बताएं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कमर गर्दन आपकी सीधी रहती है, दोनों हाथ जंघा के पास में रहते हैं, सम स्थिति जिसे हम बोलते हैं, यह है सम स्थिति। सूर्य नमस्कार की पहली स्थिति इसको बोली जाती है। अब आते हैं हम नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथ जुड़ते हैं जिसमें, ये पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा जिसमें श्वास भरकर हम खाली करते हैं। दूसरी स्थिति इसमें होती है हस्तोत्तान आसना, श्वास भरते हुए। देखिए इसमें पेट पर भी खिंचाव पड़ता है, कमर पर भी दबाव आता है, तो ये पेट और कमर दोनों रोगों के लिए काफ़ी लाभदायक ही आसन है। पर इसमें जिसको माइग्रेन हो, सरदर्द हो, चक्कर आते हो, उनको आराम से इस आसन को करना चाहिए। अब इसके अगला तीसरा आसन है पाद हस्तासन स्थिति, हाथ, गर्दन और कमर जिसमें तीनों एक साथ आती है एक स्थिति में। इसमें एक चीज़ ध्यान रखी जाती है कि आपकी 20 की 20 अंगुलियां और अंगूठे एक सिद्ध में होने चाहिए, घुटने आपके सीधे हो और अपनी क्षमता अनुसार आप आगे झुकें। अगर किसी को मान लीजिए स्लिप डिस्क है, साइटिका है, कमर दर्द है, तो उनको ज़्यादा नहीं झुकना है, उनको थोड़ा ध्यान रखते हुए इस आसन को करना है। चौथे नंबर का इसमें आसन होता है अश्व संचालन, जिसमें हम अपना बायां पैर पीछे लेते हैं, घुटना इसमें हम टिका देते हैं, पंजा पीछे की ओर, और आगे वाला जो घुटना है वो परपेंडिकुलर टू द एंकल
90 डिग्री अपना रहना चाहिए। ये इसकी बारीकी है आसन की। गर्दन ऊपर की ओर रहती है और नितंब आपके दबे हुए रहते हैं, बटक्स दबे हुए रहते हैं। इसके जस्ट बाद आता है पर्वत आसन। इसमें हम श्वास खाली करते हुए जाते हैं। पर्वत स्थिति, इसका एक नाम और है अधोमुख स्वान आसन, मतलब नीचे की ओर देखता हुआ स्वान। आपने कई बार देखा होगा स्वान को जब वो स्ट्रेच करता है तो इसी पोजीशन में स्ट्रेच करता है, जिससे कि उसके पैरों में और कमर में अगर कहीं पर कोई खिंचाव या तनाव है तो वो अपने आप दूर हो जाता है। इसके बाद अष्ट नमन स्थिति आती है। घुटने और आपकी छाती सीधा ले जाके मैट के हम टच करते हैं। इसमें हमें एक चीज ध्यान रखनी होती है कि आपके जो बटक्स है वो ऊपर रहते हैं, बटक्स इसमें टच नहीं होते। अष्टांग नमन मतलब 8 अंग आपके शरीर के टच हो रहे हैं, जिसमें दोनों पंजे, दोनों घुटने, आपकी छाती, दोनों हाथ और चिन्ह, तो इससे मिलकर बनता है ये अष्टांग नमन। ठीक है। इसके जस्ट बाद भुजंग आसन, ये सर्प की स्थिति है। जिस प्रकार सांप आगे से फन उठाते हुए उठता है, बिल्कुल उसी प्रकार। अब देखिए इस आसन में पेट पर खिंचाव और कमर पर दबाव, 2 स्थितियां इसमें हो रही है। साथ ही साथ आपकी भुजाएं इसमें मजबूत हो रही है, स्ट्रांग हो रही है, छाती का फैलाव हो रहा है, जिससे ऑक्सीजन लेवल शरीर के अंदर बढ़ता है। तो काफी चीजों में ये लाभदायक आसन है। इसके वापस बाद आता है पर्वत स्थिति, वो रिपीट, अब जो सारी चीजें होगी वो रिपीटेशन में होगी। इसके बाद आ गया पर्वत स्थिति। इसमें भी कंधे आपके नीचे की ओर झुकते हैं, स्ट्रेच होता है और खिंचाव पूरा नीचे की ओर आता है, एड़ियां नीचे की ओर खिंची होती है और आपकी हाथों की जो हथेलियां है वो आपकी पृथ्वी तत्व से जुड़ी हुई रहनी चाहिए। देखिए इसमें तत्व का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप इस आसन को देखें तो आपके 4 अंग जो है पृथ्वी तत्व से जुड़े हुए हैं, तो वो जितना अच्छे पृथ्वी तत्व को महसूस करेंगे उतना ही अच्छा खिंचाव और तनाव इसमें आएगा। इसके जस्ट बाद अश्व संचालन, जो पैर हमने पीछे लिया था वही पैर हम उन दोनों हाथों के बीच में लेकर आते हैं जी। अब आप देखेंगे कि 15 अंगुलियां और अंगूठे एक सिद्ध में इसमें होने चाहिए जी। ये कुछ बारीकी और टेक्निक्स है सूर्य नमस्कार की जो हर व्यक्ति को पता होनी चाहिए जी। इसके जस्ट बाद हम आते हैं पाद हस्तासन स्थिति। इसमें आगे की ओर झुकते हैं। अब देखिए ये एक ऐसा आसन है जिसका पेट पर दबाव पड़ता है। अगर आप आगे झुकते हैं तो पेट पर इसमें दबाव पड़ता है। तो गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स, इंडाइजेशन, पेट से संबंधित रोगों में, डायबिटीज जैसे रोगों में काफी लाभदायक ये आसन कहलाता है। इस दौरान आप क्षमता अनुसार श्वास को रोक सकते हैं या फिर आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। बिल्कुल। इसके बाद 11वें नंबर की स्थिति, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान आसना। फिर से हम पीछे की ओर झुकते हैं, खिंचाव पूरा लेते हैं, क्योंकि रीढ़ की हड्डी की एक प्रॉपर्टी है, अगर आप आगे झुक रहे हैं तो पीछे भी झुकिए, उसको बैलेंस कीजिए। अगर आप दाएं जा रहे हैं तो बाएं भी जाइए, उसको बैलेंस कीजिए। इसीलिए इसके जस्ट बाद हम हस्तोत्तान आसन करते हैं और अंत में नमस्कार मुद्रा, दोनों हाथों को जोड़ के। ये एक ऐसा आसन है जो हमारे शरीर के भीतर नम्रता लाता है। हम किसी को भी देखते हैं जब नमस्कार करते हैं तो हमारे अंदर का एक भाव आता है। तो इसमें हम सूर्य देव को नमन कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कुछ लोग जल चढ़ाकर सूर्य नमस्कार या फिर सूर्य को डेडिकेट करते हैं अपना, और कुछ लोग सूर्य नमस्कार करके अपने आप को सूर्य देव को डेडिकेट करते हैं। तो उसका रिलेशन उस अकॉर्डिंग है। बहुत बढ़िया सर। और यहाँ मैं भी एक चीज़ सीख चुका हूँ कि उंगलियां सारी 20 की 20 एक सिद्ध में होनी चाहिए। हम लोकेंद्र जी को देख पा रहे हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने परफॉर्म करके बताया। यहाँ सर ये तो आपने बताया कि एक आधारशिला की अगर हम बात करें कि योग की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में कैसी होती है, दिनचर्या में कैसी होती है, लेकिन जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग वक्तों के लिए अलग अलग तरीके से योग किया जाता है, या यूँ कहूँ सर ज़रूरत के आधार पे भी, आवश्यकता के आधार पे भी योग किया जाता है। कितना आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं वो बताएं। सर पहले के समय में जो हमारे ऋषि मुनि योग किया करते थे वो ऋतुचर्या के अनुसार योग करते थे, ऋतुओं के अनुसार। जैसे हमारे यहाँ पर 6 प्रकार की अलग अलग ऋतुएं होती है, कभी ठंड होती है, कभी गर्माहट होती है, कभी पतझड़ आता है, ठीक, अलग अलग प्रकार का मौसम आता है। तो हम ज़्यादा जो टारगेट करते हैं जिसमें ठंडक ज़्यादा होती है और गर्माहट ज़्यादा होती है, तो उनको अगर टारगेट करें तो अभी इस समय गर्माहट ज़्यादा है। गर्मियों के दिनों में किस प्रकार का योग आप कर सकते हैं, ऐसे योग आपको करने हैं जिससे आपके फूड पाइप में और अंदर के भीतर ठंडक पैदा हो। तो उसमें प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर प्राणों का आयाम आप करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो वो शरीर के भीतर ठंडक भी लाते हैं और अंदर ही अंदर अगर कोई चेंजेस बॉडी के अंदर हो रहे हैं तो उनको वो सम स्थिति के अंदर रखते हैं। तो प्राणायाम का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है ऋतुचर्या के अनुसार। ये बहुत अच्छी एक जानकारी आपने दी कि अलग अलग मौसम यानी अलग अलग ऋतुओं के हिसाब से आपको, जैसा कि आपने बताया अष्टांग की हम बात करते हैं और योग के 8 अंग हैं, उनकी बारे में हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहें और उसका एक डेमोन्स्ट्रेशन भी हम यहाँ लाइव देखें तो मज़ा आए। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। अष्टांग योग बेसिकली ऋषिवर पतंजलि द्वारा दिया गया है और वो लगभग आज से 2 से 2,500 वर्ष पूर्व दिया गया था। इसके अंदर अष्टांग योग में 8 अंग योग के बताए गए हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
यानी जो प्राणायाम है वो भी योग का हिस्सा है। जी बिल्कुल जी। प्राणायाम एक प्रकार से योग का हिस्सा और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि प्राणायाम के बिना आप धारणा ध्यान समाधि तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आपको समाधि या फिर मेडिटेशन स्टेट में जाना है तो आपको प्राणायाम को बहुत मजबूती से सीखना होगा और रेगुलर इसका अभ्यास करना होगा, क्योंकि आसनों के जस्ट बाद जो है प्राणायाम कराया जाता है। और आसनों में भी बहुत अच्छे तरीके से अगर इसकी डेफिनेशन देखें आसन की, तो इसमें बताया गया है कि स्थिर सुखम आसन, मतलब एक ऐसी स्थिति जहां आप स्थिरता पूर्वक है, जहां आप सुख पूर्वक है, वही स्थिति आसन कहलाती है। जैसे अभी हम जिस स्थिति में बैठे हैं ये भी एक प्रकार का आसन है, ये सुख आसन है। तो आसनों के जस्ट बाद प्राणायाम कराया जाता है, और जितना मजबूत आपका आसन होगा उतना ही मजबूत आपका प्राणायाम होगा। क्या बात है। तो सर एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन इसका भी मेरे ख्याल से बनता है यहाँ, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे दर्शक हैं, वो भली बात ही समझ पाए। जी तो इसमें मैं कुछ आसन इनको करवाता हूं जो कि अष्टांग योग से ही संबंधित है। जी। इसमें सिटिंग आसन में सुखासन स्थिति में सबसे पहले बैठना होगा। ठीक है, लोकेंद्र जी बताएंगे। सुखासन स्थिति में बैठकर सबसे पहले, और पैरों को दोनों को, ये एक सुखासन सिटिंग पोस्चर है। ठीक है, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसी चीज है जो कि सिटिंग पोस्चर में ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो ये सुखासन स्थिति है प्राणायाम के लिए। ठीक है, पर इस सुखासन को भी अगर आपको मजबूत करना है, स्ट्रेंथन करना है, तो अष्टांग के अंदर ऐसे बहुत से आसन दिए गए हैं, हठ योग के अंदर ऐसे बहुत से आसन दिए गए हैं जिससे आपकी ये स्थिति मजबूत होगी। अब उसके लिए अगर मैं हठ योग की बात करूं तो उसमें पश्चिम उत्तान आसन का बहुत वर्णन किया गया है। पश्चिम उत्तान आसन में दोनों पैर सीधे होते हैं और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाया जाता है। दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाया जाता है। श्वास खाली करते हुए हाथ, गर्दन, छाती नीचे की ओर जाती है। अंगूठे या पंजे को पकड़ा जाता है और गर्दन जो है आपकी घुटने के पास जाकर टच होती है। ये हठ योग में प्रचलित आसन है। हठ योग मतलब भगवान शिव से चला आ रही एक परंपरा, उस समय से हठ योग में इस आसन को बताया गया है। और ये एक ऐसा आसन है जो आपके पेट से संबंधित रोगों में और आपके शरीर में लचीलापन लाने में बहुत ज्यादा लाभदायक। बिल्कुल हम देख पा रहे हैं इस वक्त। जी। और इसमें रुकने के बाद आपको श्वासों को नॉर्मल आप रख सकते हैं जितनी आपकी क्षमता है। वैसे तो रोका जाता है श्वासों को, पर आपकी क्षमता है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। यानी इसका अभ्यास करना जरूरी है। अभ्यास पे बहुत ज्यादा इसलिए डिपेंड करता है। और श्वास भरते हुए हमें ऊपर आना होता है। जब हम ऊपर आते हैं तो दोनों हाथों का खिंचाव पूरा ऊपर की ओर खींचना चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए, जंघा सीधी होनी चाहिए और दोनों हाथ दाएं और बाएं रख देने चाहिए। तो ये जो मैंने आपको एक आसन बताया, ये पश्चिम उत्तान आसन, हठ योग। और ऐसा कहा जाता है कि हठ योग बिना अष्टांग संभव नहीं और अष्टांग बिना हठ योग संभव नहीं। जैसा कि आपने पूछा कि अष्टांग योग का कौन सा आसन करें, और उससे पहले जरूरी ये जानना है कि हठ योग की वो कौन सी चीजें हैं जो हम जाने। तो ये एक ऐसा आसन है पश्चिम उत्तान, जिसमें पश्चिम मतलब कमर, उत्तान यानी खिंचाव, कमर का खिंचाव। वाह, बहुत खूबसूरत। और उतनी ही खूबसूरती के साथ इन्होंने परफॉर्म करके भी यहाँ बताया लोकेंद्र जी ने, जो कि एक योग प्रशिक्षक है। यहाँ सर थोड़ा सा मैं आपसे निजी कुछ बातें आपसे जानना चाहूँगा। योग जो है आपकी ज़िंदगी का हिस्सा कैसे बना, या क्या बचपन से ही योग आप करते आ रहे हैं, या कब आपको लगने लगा कि योग करना चाहिए? जी, फिजिकली फिटनेस में शुरू से फिटनेस फ्रीक रहा हूँ। और मैंने वैसे बीटेक जब मैंने किया था टेक्निकली, तो वो जो 4 वर्ष बीटेक के होते हैं, बहुत सारा बर्डन और प्रेशर रहता है एक स्टूडेंट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स, एग्जाम्स और 3rd 4th ईयर तक आते आते इंटरव्यूज़, तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे एक स्टूडेंट्स को फेस करना होता है। और दूसरा कि वो घर से भी कई बार दूर रहता है कॉलेज के अंदर, तो ऐसी ही स्थिति मेरी भी थी। तो जब 3rd ईयर 4th ईयर तक हम आए तो एक अवसाद जैसी स्थिति थोड़ी डेवलप हुई, जब हमें फेस करना था इंटरव्यूज़, तो मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो उस चीज़ को दूर करने के लिए मैंने एक मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे बताया कि इन चीज़ों को आप योग को अगर आप रेगुलर करते हैं, जैसे आप प्राणायाम अगर रेगुलर करते हैं, योगासन अगर आप रेगुलर करते हैं, तो इस प्रकार के प्रेशर को आप कम कर सकते हैं। और जब मैंने इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे बॉडी के अंदर निखर के आए। और उसको मैंने फिर इम्प्लीमेंट किया, तो मैंने जाना कि क्यों ना इसको हम एक लाइफ का हिस्सा बनाएं। मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद आपको लगने ये लगा कि इसे न सिर्फ ज़िंदगी का हिस्सा बनाया जाए, बल्कि जहाँ तक मुझे आपके बारे में जानकारी हासिल हुई है, फिर आपने एक कोर्स की तरह इसको मुकम्मल तरीके से आपने इसको पढ़ा भी, इसकी बारीकियों को जाना भी, और आज आप एक योग गुरु हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। तो आप जैसा कि आप बता रहे थे कि योग को एक हिस्सा मानना, या कि स्टूडेंट लाइफ की हम बात करते हैं, छात्र जीवन की, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इतना स्ट्रेस हो जाता है कि उसे रिलीज़ करना हम समझ ही नहीं पाते कैसे रिलीज़ करना है। फिर कई बार हमें काउंसलिंग करनी पड़ती है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप योग करते हैं, योग को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो शायद काफ़ी हद तक इससे पार पाया जा सकता है। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप खुद तो छात्र उस समय थे, लेकिन आपके आसपास जो आप एक माहौल देख पा रहे थे, वो कैसा माहौल था और आपको कैसे लगने लगा कि योग की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है? वो आप
कहानी मुझे बताएं। सर इसमें जब मैं खुद योग परफॉर्म करने लगा और आसपास का माहौल, सर देखिए स्टूडेंट लाइफ होती है, स्टूडेंट लाइफ एक ऐसी होती है कि स्टूडेंट को हर फेज से गुजरना पड़ता है और लाइफ में उतार चढ़ाव व्यक्ति के आते रहते हैं। स्टूडेंट्स के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं और मैंने जहाँ तक देखा है कि एक जो मेन कारण उसका है वो है मानसिक स्थिति उनकी बिगड़ जाना जी। शारीरिक रूप से आप कुछ भी फिटनेस कर लेंगे, आप रनिंग कर लेंगे, जॉगिंग कर लेंगे, आप जिमिंग भी कर लेंगे, पर अगर आप मानसिक रूप से अनफिट है तो आप कहीं ना कहीं फिजिकली भी अनफिट है। मेंटल हेल्थ की जिसकी मेंटल हेल्थ इज वेरी नेसेसरी। उसमें जो मैंने देखा तो वहां पर मैंने ये देखा कि मेंटल हेल्थ जो है बच्चों की बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी थी और उसके कारण जो उनको भी काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ रही थी कि वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। पर जब योग अभ्यास मैंने अपने जीवन में चालू किया तो मैंने अपने आप को थोड़ा उनसे अलग पाया कि मैं अब चीज़ों में आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अब अपने जीवन में आगे धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ। तो वो कंपैरिजन मैंने देखा कि योग करके आप उस स्तर को प्राप्त कर सकते हो जहाँ पर आपको मानसिक शांति और स्थिरता मिलती है। क्या बात है, इससे खूबसूरत बात हो नहीं सकती। योग को सीखने की जो एक इच्छा है और आज विश्व पटल पे हम देखते हैं लोगों ने जिस तरह से योग को स्वीकारा है, भारत का डंका पूरे विश्व भर में बजता है। यहाँ सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे शुरुआती दौर में जब आप सीखने लगे और उसके बाद सिखाने का जो एक ये आपकी पूरी कहानी रही, इस कहानी में कितना कुछ आपने बदलाव महसूस किया? क्योंकि इनिशियली जब हम कोई भी योग परफॉर्म करते हैं, सीखते हैं या करना चाहते हैं, शायद शरीर की मुद्राएं उतना हमारा साथ दे ना दें कुछ, क्योंकि अभी मैं देख पा रहा हूँ लोकेंद्र जी को बिल्कुल एकदम फिटनेस एकदम जिसे कह सकते हैं कि बिल्कुल पूरी तरीके से फिट वो है। लेकिन आज अगर आप मुझे देख रहे हैं और मैं भी ये चीज़ें करना चाहूँ तो मेरे ख्याल से वो इतना आसानी से नहीं होगा। तो ये कैसे अभ्यास किया जा सकता है उसके बारे में थोड़ा बताएं। एक तो खुद का अभ्यास, अगर कोई योग शिक्षक है खुद का अभ्यास कर रहा है और जहां बात आती है अभ्यास कराने की तो वहां पर बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि जिस स्तर पर आप अभ्यास कर रहे हैं जरूरी नहीं कि उस स्तर पर आपका स्टूडेंट या फिर आप जिन बच्चों को योग सिखा रहे हैं वो भी अभ्यास करें। तो वहां पर बिगिनर्स योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि आप किस स्तर से इसको शुरुआत कराएं। जैसे कि मैं खुद का अभ्यास करता था तो मैं खुद का एडवांस अभ्यास भी करता था, कभी शीर्षासन करता था, कभी चक्रासन करता था, ऐसे कलिष्ठ आसन भी मैं करता था। पर जब सिखाने की बात आई तो मैंने एक चीज़ देखी कि हर व्यक्ति ऐसे एडवांस आसन नहीं कर सकते, तो हमें व्यक्ति की ज़रूरत के हिसाब से उसको योग कराना चाहिए। जैसे हर एज के लोग होते हैं, अगर छोटे बच्चों की बात करें, मिडिल एज की बात करें और ओल्ड एज व्यक्तियों की भी बात करें तो उनके हिसाब से अलग अलग प्रकार से योग बनाया गया है। अगर मिडिल एज की बात करें तो एडवांस आसन आप उनको करा सकते हैं, कलिष्ठ आसन करा सकते हैं, बच्चों को भी लचीलेपन वाले आसन करा सकते हैं। पर जहाँ हम देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, अगर हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ रही है तो एजेड लोगों के लिए फिर प्राणायाम और ध्यान पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो उसी चीज़ को जब मैंने अप्लाई किया तो ये धीरे धीरे फिल्टर होती गई और टीचिंग और शार्प होती गई और फिर धीरे धीरे इस चीज़ को मैं सिखाने लगा। तो ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं जैसे ऋतुओं का अपना एक महत्व है, वैसे ही एज का या यूँ कहें कि उस अवस्था का वो भी काफ़ी एक फैक्टर बहुत बड़ा माना जाता है योग की अगर अभ्यास की बात करें। यहाँ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक बात जो बार बार जहन में आती है और अक्सर बड़े बड़े योग गुरुओं से सुना भी है कि कहीं ना कहीं श्वास या वो जो नियंत्रण है श्वास पे वो बड़ा ज़रूरी है योग करने के लिए। वो क्या है सर? क्योंकि श्वास तो एक आत्मा है, या यूँ कहें कि ये तो सभी जो लोग योग कर रहे हों चाहे नहीं कर रहे हों, श्वास तो सभी ले रहे हैं। इसको कितना अनुशासन से करना चाहिए ताकि हम एक हेल्दी लाइफ बिता सके, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पतंजलि का जो पहला श्लोक ही है पतंजलि योग सूत्र का, वो है अथ योगानुशासनम, जो ऋषिवर पतंजलि ने बताया। तो अनुशासन तो बहुत जरूरी, और अनुशासन तभी आता है जब आपका शरीर आपके अनुशासन में हो, और शरीर को अनुशासन करने के लिए प्राणायाम का बहुत इंपॉर्टेंट, और ऐसे बताया गया कि प्राणायाम परम तप है, सबसे बड़ा जो तप है वो प्राणायाम को माना गया है। आप चाहे कितने ही एडवांस से एडवांस आसन कर लीजिए, पर अगर आप एक जगह स्थिर होकर अगर लंबे समय तक प्राणायाम नहीं कर सकते हैं तो वो आपकी साधना पूरी नहीं हुई है। आपको प्राणायाम करने के लिए लंबा बैठने का अभ्यास आपका होना चाहिए। और प्राणायाम जैसा कि ऋषिवर पतंजलि ने बताया, वो बताया तस्मिन् सति श्वास पर श्वास योगर्ति विच्छेदम प्राणायाम, मतलब श्वास जो आप भर रहे हैं, श्वास जो आप बाहर निकाल रहे हैं, उनको उन्होंने प्राणों से कंपेयर किया है। तो प्राण आप शरीर के भीतर भी ले रहे हैं और उसे बाहर भी निकाल रहे हैं, और जितना आप उसको शरीर के भीतर रख के रोक रहे हैं, जितना आप उसे नियंत्रण कर रहे हैं, जितना आप उसे वहाँ पर कलेक्ट करके रख रहे हैं, कुंभक लगा रहे हैं, वही प्राणायाम है। मतलब प्राणों का विस्तार, प्राणों को बढ़ावा देना ही प्राणायाम कहलाता है। यहाँ मैं अब आपसे जानना चाहूँगा कि श्वास या यूँ कहें कि
इसे कितना अनुशासन या तरीके से परफॉर्म करते हुए अगर हम देखना चाहें तो क्या ये संभव है इस मंच के माध्यम जी से? बिल्कुल। इसमें जो सबसे बेसिक प्राणायाम मैं सजेस्ट भी करता हूँ लोगों को, वो होता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो मैं कहूँगा लोकेंद्र जी को वो भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करके बताएं। तो उसमें आपकी कमर गर्दन सीधी रहती है, आप ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा बेसिक लगा सकते हैं। इसमें आंखें आपकी बंद रहती है। आपको सबसे पहले जो बेसिक चीज़ इसमें ध्यान रखनी होती है वो होती है कि आपकी श्वास जो आप भर रहे हैं वो छाती के अंदर भर रहे हैं। इनहेल करते हुए श्वास, छाती का फुलाव आप देख पाएंगे। बिल्कुल। और जब श्वास खाली कर रहे हैं तो छाती धीरे धीरे नीचे की ओर जा रही है। जी। श्वास धीरे धीरे जब आप भर रहे हैं तो छाती का फैलाव, एक्सपांड ऑफ लंग्स। श्वास जब खाली कर रहे हैं तो धीरे धीरे छाती नीचे की ओर आ रही है। भस्त्रिका एक ऐसा प्राणायाम है जो आपके फेफड़ों में ऊर्जा, एनर्जी भरता है। और आप पोस्ट कोविड अगर इफेक्ट देखें, लोगों को कोरोना के बाद लंग्स में इन्फेक्शंस हुए और बहुत बड़े स्तर पे हानि हुई है लंग्स में, तो उस हानि को कवर करने के लिए ये एक ऐसा प्राणायाम है जो आप रेगुलर अगर इसको टाइम के अकॉर्डिंग करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स भस्त्रिका प्राणायाम के मिलते हैं। क्या बात है। तो ये तो हकीकत है और थ्रू आउट तो हमने ये पूरा जो एक ऐसे एक कह सकते हैं विडम्बना या यूँ कहे कि ऐसा एक हमने फेज़ अपने आप में जिसका हमने पूरा किया और वहाँ योग का महत्व बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जहाँ पता ये लगाना कि आप कहीं इस बीमारी से ग्रसित तो नहीं है, वो भी योग के माध्यम से पता भी लग रहा था और योग के माध्यम से उसका उपचार भी हो रहा था। यहाँ सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि योग जो एक साधना की हम बात करते हैं, क्योंकि साधना ही है, इस साधना के साथ साथ जो इसके आसपास के आयाम हैं, जैसा कि आहार के लिए कहा जाता है, जैसा कि आहार जितना शुद्ध हो या आहार जितना अच्छा हो शायद उतना ही अच्छा रिजल्ट आप अपनी बॉडी पे, अपने शरीर पे देख पाते हैं। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? योग को अगर आहार से जोड़ें जी। तो अगर हठ योग का कनेक्शन इससे सबसे ज़्यादा मिलता है, क्योंकि हठ योग में बताया गया है कि मित्ताहार कॉन्सेप्ट जो हठ योग में बताया गया है वो हमारी डेली लाइफस्टाइल से रिलेटेड ही है कि हमें कितना खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट बताइए हठ योग के अंदर, एक तो पथ्य और अपथ्य। पथ्य मतलब योगी और हम नॉर्मल लोगों के खाने योग्य चीज़ें, और अपथ्य मतलब योगी और नॉर्मल लोगों के लिए क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। क्योंकि अगर ज़्यादा आप तला भुना, चिकना, ज़्यादा मिर्च मसाला या ज़्यादा ऑयली अगर आप खाएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी साधना में विघ्न पाएंगे, आप स्थिरता नहीं पाएंगे, आप स्टेबल रूप से आसन नहीं कर पाएंगे, ना ही आप प्राणायाम कर पाएंगे। और पथ्य वो चीज़ है जो आपको खानी चाहिए, जैसे पत्तेदार सब्जियां हो गई, दालें हो गई, फ्रूट्स हो गई, उपवास हो गया, व्रत करना हो गया। तो ये सब हठ योगा के अंदर बताया गया कि इन चीज़ों को अगर योगी या फिर नॉर्मल व्यक्ति फॉलो करते हैं तो उनके जीवन में जो आसनों का, प्राणायाम का और ध्यान का स्तर है वो अपने आप धीरे धीरे बढ़ जाता है। और इसमें एक कॉन्सेप्ट मित्ताहार का बताया गया। मित्ताहार मतलब उतना ही खाएं जितना की बॉडी को रिक्वायर्ड है। इसमें बताया गया कि हमारा जो स्टमक है, स्टमक को अगर एग्जांपल लें तो 50% वो भोजन से हो भरा हुआ, 25% जल से और 25% वो खाली रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम पूरा 100% ही उसको भर लें और उसके बाद गैस्ट्रिक जैसे इश्यूज और इंडाइजेशन जैसे इश्यूज क्रिएट कर लें। अच्छा, ये एक बड़ी खूबसूरत बात है। इस्लामी माइथोलॉजी के हिसाब से भी जो मैं अभी पिछले दिनों पढ़ रहा था, वहाँ भी ये बात मैंने पढ़ी कि पेट के 3 हिस्से होने चाहिए, एक लिक्विड फॉर्म में हो, एक गैस यानी खाली रहे, और एक जो हम खाना खाते हैं वो रहे। और खाना भी बड़ा महीन करके, बहुत मतलब कहते हैं 32 के 32 दांतों को उसका स्वाद देके फिर खाना चाहिए। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है। और योग की मेरे ख्याल से योग ऐसी एक विधा है जो मेरे ख्याल से सब मानते हैं, सर्वदा है। यहाँ सर एक बात और, जो आजकल रोज़मर्रा की जो परेशानियाँ लोग देख पा रहे हैं, जो विकार हम देख पा रहे हैं लोगों में, जैसा कि हम देखते हैं बीपी से लोग परेशान हैं, डायबिटीज़ से परेशान हैं, इनके लिए कुछ विशेष योग है जो जिससे काफ़ी उपचार मिले या फ़ायदा मिले या लाइफस्टाइल थोड़ी सी उन्नत हो जाए? सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इन सारे डिजीज़ की रूट क्या है जी। और रूट में जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स ये है। अगर आपकी लाइफस्टाइल वही ऋतुचर्या और दिनचर्या अगर बिगड़ी हुई है, अगर आपने बैलेंस नहीं कर रखा है, तो आप इस तरीके के रोगों को धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर पालने लग जाएंगे। अगर आप रात को लेट भोजन कर रहे हैं, सुबह टाइम पर नहीं उठ रहे हैं, दिन भर व्यस्तता इतनी है कि शरीर को रिलैक्स भी अगर आप नहीं दे रहे हैं, तो इस प्रकार की जो है बीमारियां, ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज़, ऐसी बीमारियां और माइग्रेन जैसी, सर दर्द जैसी बीमारियां और ओबेसिटी जैसी बीमारियां आप धीरे धीरे बॉडी के अंदर डेवलप कर लेंगे। और ज़्यादातर ये बीमारियां हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण हो रही है आजकल। और हार्मोनल इम्बैलेंस का एक जो बहुत ही बेसिक जो
रिजल्ट आजकल मिल रहा है वो है कि हम तनाव बहुत ज़्यादा ले रहे हैं। जी। जो व्यक्ति तनाव बहुत ज़्यादा ले रहा है उसके शरीर के भीतर हार्मोनल इम्बैलेंस बढ़ रहे हैं, और जो व्यक्ति हार्मोनल इम्बैलेंस कर चुका है उसके जीवन के अंदर इस प्रकार की बीमारियां आएगी ही आएगी। तभी शायद ज्ञानियों ने कह दिया कि चिंता तो चिता के समान है। बिल्कुल, चिंता नहीं करनी है। जी, चिंता चिता के समान, बिल्कुल। जी। तो इसमें कुछ ऐसे आसन और प्राणायाम है जिनसे आप उन रोगों को ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे और धीरे धीरे अभ्यास के साथ कम कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे बताया गया कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तनिरोध है। अगर आपका लंबा अभ्यास है और आपका लंबा डी अटैचमेंट है ऐसी चीज़ों से जो आपको दुविधा में डाल रहे हैं, तो आप धीरे धीरे उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर अपन लें तो ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जिसकी दवाइयाँ जीवन भर चलती है। जी। लोग डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं, दवाइयों पे दवाइयाँ चलती रहती है, वो दवाइयाँ कभी बंद नहीं होती है, ठीक है, और वो क्योर नहीं कर रही है, बस वो एक सीमित समय पे उस चीज़ को कंट्रोल कर रही है, टेम्परेरी सोल्यूशन है, टेम्परेरी परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। पर योग में अगर आप प्राणों को, प्राणायाम को महत्वता दें, आसनों को महत्वता दें, तो आपको वो जो उस पिल्स का जो mg है, जो हाई लेवल आप डोज ले रहे हैं, वो धीरे धीरे कम कर सकते हैं, और हो सकता है कि वो समय के साथ बंद भी हो जाए। क्या बात है। तो इसमें कुछ इस प्रकार के आसन बहुत सारे हमारे दर्शक अभी बिल्कुल इच्छुक होंगे, मैं खुद भी बड़ा दिलचस्पी के साथ देख पा रहा हूँ, तो हमें बिल्कुल इसका एक एग्जाम्पल देखने को मैं कुछ ब्लड प्रेशर से संबंधित आसन लोकेंद्र जी को बोलूंगा वो करके बताएं। जी। तो ब्लड प्रेशर में देखिए क्या है कि हमें रिलैक्सेशन बहुत चाहिए, हमें काम चाहिए, हमें रिलैक्सेशन चाहिए। तो शशांक आसन एक ऐसा आसन है, या बाल आसन भी इसे कई जगह बोला जाता है, जिसमें हम मानसिक स्थिरता लेकर आते हैं। इसमें हम वज्रासन में सबसे पहले बैठते हैं, वज्रासन स्थिति आती है जिसमें दोनों पैरों को फोल्ड किया जाता है और आपके नितंब जो है आपकी एड़ियों के ऊपर रहते हैं। पर हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखनी, जिनके घुटनों में दर्द हो उनको ये आसन नहीं करना है, ठीक है। अब क्या करना है, घुटनों में थोड़ा गैप आपको देना है, घुटनों को थोड़ा खोल लेना है, गैप देना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेना है, और श्वास खाली करते हुए हाथ, गर्दन, कमर नीचे की ओर जाएगी, हाथों को आगे की ओर खिंचाओ और सिर नीचे की ओर। बहुत बढ़िया। अब इस आसन में क्या हो रहा है कि आपका ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा हार्ट और सिर की तरफ ज़्यादा रहता है, ठीक है, उससे आप एक रिलैक्सेशन स्टेट में होते हैं। और इसके साथ एक चीज़ अगर आप इसमें जोड़ लें, ओम का अंतिम शब्द माँ, मकार चैंट, जिसको हम भ्रामरी के रूप में भी जानते हैं कई बार। अगर इस आसन में आप भ्रामरी भी कर लें 2 से 3 बार, तो आप कहीं ना कहीं अपने मेंटल स्टेट को बहुत स्थिरता में लेकर आएंगे। क्या बात है। तो ये हाई बीपी पेशेंट्स के लिए काफ़ी लाभदायक आसन है। अच्छा सर, यहाँ एक बात और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जीवन शैली की बात हम कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब्स लोग करते हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे भी हैं, मुझसे कईयों ने कहा भी कि ये ज़रूर आप पूछिएगा, 9 to 5 जो जॉब कर रहे हैं लोग और लगातार बैठने का काम है, 8 घंटे वो लगातार बैठते हैं, दिन में 1-8 घंटा मिलता है जहाँ पर वो लंच वगैरह कुछ करते हैं, लेकिन अदरवाइज़ वो लगभग बैठे ही रहते हैं, उसी आसन में रहते हैं। सर, उनके लिए आप कुछ बताना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से कि क्या कुछ वो कर सकते हैं? जी, सबसे पहले तो 9 to 5 जॉब वालों को बहुत ज़्यादा अगर वो टेक्निकली फील्ड में है या सिटिंग जॉब में है, तो उनकी स्पाइनल रिलेटेड डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर टेक्निकल फील्ड में है तो हार्मोनल इम्बैलेंस होना, क्योंकि वो वाईफाई जोन में रहते हैं, इंटरनेट जोन में रहते हैं सारे टाइम, तो उसके कारण उनकी ब्रेन वेव्स जो है डिस्टर्ब होती है। तो उन लोगों को प्राणायाम और आसनों पे अगर वो रेगुलर करें, और अगर उनको ऑफिस के टाइम के दौरान भी अगर समय मिल जाए 15 से 20 मिनट में, तो भ्रामरी प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है, या अनुलोम विलोम, कुछ 2 प्राणायाम मैं बता रहा हूँ, वो बहुत ही उच्च स्तर पे जो है आपका मेंटल जो प्रेशर है उसको रिलैक्स करते हैं। तो अनुलोम विलोम की मैं विधि आपको बता रहा हूँ, मैं कहूँगा लोकेंद्र जी को वो उसकी विधि बताएं। इसमें अनुलोम विलोम में आपका दायां अंगूठा दाएं नासिका पे होता है, राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल पे होता है, बाएं नासिका से हम सबसे पहले श्वास खाली कर देते हैं अपनी, और उसी बाएं नासिका से हम धीरे धीरे श्वास को भरते हैं। फिर बाएं नासिका को धीरे से बंद किया जाता है दोनों अंगुलियों से, और फिर अपनी जो दाएं नासिका राइट नॉस्ट्रिल होती है उससे श्वास खाली की जाती है जी। और जब वो खाली हो जाए तो उसी से वापस उसको भरा जाता है। और जब ये प्रोसेस चले तो इसको अल्टरनेट लगातार चलाते रहना है। फिर राइट नॉस्ट्रिल वापस दबानी है, लेफ्ट से खाली करना है, लेफ्ट से ही भरना है, फिर लेफ्ट को दबाना है, राइट से खाली करना है, राइट से भरना है। ये अनुलोम विलोम का एक प्रोसेस है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी कि जितना श्वास आपने भरा, मान लीजिए 5 से 6 सेकंड आपने भरा, तो उतना ही श्वास समय आपको खाली करने में लगाना है। ऐसा नहीं कि 2 सेकंड में भर रहे हैं 5 सेकंड में खाली कर रहे हैं, नहीं, दोनों वक्त बराबर संतुलित होना चाहिए। वो संतुलन बहुत जरूरी है। और जो 9 to 5 जॉब वाले हैं उनको अगर मेंटल प्रेशर, तनाव अगर हो रहा है और अगर शरीर में जकड़न भी है, तो वो कुछ समय शांत बैठकर इस प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं। यहाँ एक छोटा सा मेरा सवाल है, क्या अपनी कुर्सी पे बैठ के भी ये चीज़ें की जा सकती है, या आपने बताया कि इसी तरीके से, मतलब एक विकल्प के तौर पे मैं आपसे जानना चाहूँ
कई बार होता है कि ज़मीन पे बैठने की सुविधा ही नहीं है, तो क्या कुर्सी पे बैठ के भी किया जा जी सकता है? बिल्कुल, कुर्सी पे बैठ के ये किया जा सकता है। कमर आपकी सीधी रहनी चाहिए, स्पाइनल बस जो आपका मेरुदंड है वो सीधा होना चाहिए और कुर्सी पे बैठकर आप ये अभ्यास कर सकते हैं। कर सकते हैं। अरे वाह, तो ये आसानी हो गई। और जितने भी हमारे 9 to 5 जॉब वाले जो हमारे दर्शक हैं हमें देख पा रहे हैं, तो ये आपके लिए तो आज बहुत अच्छा काम कर दिया है हमारे अभिषेक जी ने। अभिषेक जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि योग की साधना की जब बात करते हैं, आपने 2 टर्म्स की बात की कि एक तो हम बिगिनर की तरह सीखते हैं और एक हम एक्सपर्टीज़ यानी एक्सपर्ट हो जाते हैं किसी विधा में। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक्सपर्टीज़ में जैसा कि आपने बताया कि क्या दिन भर ही योग आप प्रशिक्षण आप देते हैं या इसका भी पर्टिकुलर टाइम होता है कि इस टाइम के दौरान ही आप देते हैं? ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। जनरली तो सबसे अच्छा समय योग का मॉर्निंग में रहता है जी। तो प्रशिक्षण देने का और सिखाने का समय मॉर्निंग सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि वो पेट उस समय खाली रहता जी। है। और बिगिनर्स के लिए भी हम कहते हैं कि आप मॉर्निंग में स्टार्ट कीजिए क्योंकि वातावरण एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें फ़र्क पड़ता है और जिस जगह आप स्थान पर कर रहे हैं उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि जगह एकदम खाली हो, वहाँ पर ज़्यादा शोर शराबा नहीं हो, रिलैक्सेशन हो और ओपन स्पेस हो, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मॉर्निंग जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है। और योग भी देखिए, जैसा कि आपने पूछा कि पूरे दिन भर योग शिक्षकों के लिए, तो हमारे लिए तो सर देखिए ऐसा है कि योग 2 प्रकार हम देखते हैं योग के, मेनली ऑन द मैट एंड ऑफ द मैट। ऑन द मैट जो हम योग करते ही हैं, आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, पर ऑफ द मैट वो कि जो हमें यम नियम सिखाते हैं कि आपको एक सोसाइटी में, समाज में किस प्रकार रहना है और नियम हमें ये सिखाते हैं कि आपको खुद के लिए किस प्रकार से रहना है, कैसी शारीरिक शुद्धिकरण होना चाहिए, कितना आपका खुद का स्वाध्याय होना चाहिए, कितनी आपकी स्टडी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्लासेस में ही सारे दिन लगे हुए हैं, खुद की ऊर्जा आपने नष्ट कर ली है। तो योगी को वो सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही अपना पूरा दिन गुजारना चाहिए। क्या बात है। तो ये बहुत एक संतुलन आपने बताया, अनुशासन आपने बताया योग को लेके। यहाँ सर मैं आपसे एक और बात जो जानना चाहूँगा कि आजकल जैसा कि ओबेसिटी की आप बात हमने की और आपने बताया कि सूर्य नमस्कार आप करते हैं, तो अमूमन बहुत सारी बीमारियों का निचोड़ तो शायद उसी में आप कहीं ना कहीं बीमारियाँ जो हैं वो आप अपने से दूर होते पाएंगे। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ओबेसिटी और आजकल पेट को लेके जो परेशानियाँ लोगों की है, ना सिर्फ इंडाइजेशन है और अपच की जो एक परेशानी है वो है, उसके अलावा उस वजह से लोगों में कभी हेयर फॉल हो रहा है, कभी स्किन डिजीज़ हो रही है, उसके लिए भी क्या कोई पर्टिकुलर कोई विशेष आसन है जो किया जा सकता है? जी, उसके लिए सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार जैसे हमने बताया, सूर्य नमस्कार के आप 5 से 10 राउंड डेली कर सकते हैं क्योंकि सूर्य नमस्कार शरीर के भीतर गर्मी भी लाता मतलब लगातार, मतलब आपकी कैपेसिटी, वो आपका अभ्यास है जी, आपकी कैपेसिटी पर निर्भर करता है। आप 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, पर इसमें हाई बीपी और हार्ट पेशेंट को थोड़ा ध्यान में रखते हैं। यहाँ एक छोटी सी भ्रांति है जो अक्सर लोगों से मैं सुनता हूँ कि सिर्फ सूर्योदय के समय ही किया जा सकता है, तो आप बताना चाहेंगे इसके बारे में थोड़ा? सूर्य देखिए, इसका थोड़ा भावनात्मक जोड़ देख सकते हैं, आध्यात्मिक जोड़ अगर देख सकते हैं। लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि सूर्य उगते हुए सूर्य नमस्कार किया जाता है, तो आपका एक आध्यात्मिक, क्योंकि योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों विकास को साथ में लेकर चलता है। सही बात और WHO भी बोलता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ है। सही बात तो जब हम सूर्य उदय के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं तो हमारा अध्यात्म उससे जुड़ जाता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी थोड़ी उससे जुड़ जाती है, क्योंकि देखिए सूरज पूरे दिन भर जलता है और वो हमारे नेचर को स्वस्थ रखता है। तो क्यों ना हम सुबह के 5-10 मिनट उसको अपने आप को समर्पित कर सके, तो वो एक अच्छी चीज़ उसमें होती है। जी जी जी। तो सूर्य नमस्कार जैसा कि आपने बताया कि अलग अलग वक्तों पे भी किया जा सकता है, लेकिन सबसे उचित समय है कि सूर्योदय के साथ ही क्यों ना किया जाए। अच्छा सर, यहाँ जैसा कि मैं आपसे जानना चाह रहा था, सूर्य नमस्कार तो है ही, उसके अलावा भी कुछ योग आप बताने वाले थे? जी, ओबेसिटी जैसा आपने पूछा कि वेट बढ़ रहा है या फिर बॉडी में एक्स्ट्रा फैट बढ़ रहा है, तो सूर्य नमस्कार के साथ तो वो कम हो रहा है, पर कुछ ऐसे आसन है और कुछ ऐसे प्राणायाम है जिनको करके आप एक्स्ट्रा बॉडी फैट कम कर सकते हैं। उसमें मैं बोलूँगा कि लोकेंद्र जी हमें बताएंगे उत्तान पाद आसन स्थिति, जो शवासन स्थिति में होती है। पहले हमें शवासन में लेट जाना होता है, इसमें दोनों पैरों को मिला लेना होता है। शवासन स्थिति में धीरे से लेटा जाता है, दोनों पैरों को मिला लिया जाता है, हाथों को जंघा के पास या जंघा के नीचे आप रख सकते हैं आपकी कैपेसिटी के अनुसार, और श्वास भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाया जाता है, दोनों पैरों को 30 डिग्री ऊपर उठाया जाता है। अब इस आसन का सीधा प्रभाव आपके पेट की चर्बी पर पड़ रहा है। अगर टमी फैट बढ़ा हुआ है, थाई फैट बढ़ा हुआ है, एंकल या थाइस फैट बढ़ा हुआ है, तो वो फैट धीरे धीरे इससे कम होने लगता है। इसमें आप अपनी यथाशक्ति, यथा सामर्थ्य रुक सकते हैं 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, और जब नीचे आए तब श्वास खाली करते हुए हमें इसमें नीचे आना होता है। तो इसी के आप अलग अलग सेट कर सकते हैं, रिपीटेशन दे सकते हैं 2 से 3 बार,
30 डिग्री कर लिया, फिर इसी को 60 डिग्री कर लिया, इसी को आपने 90 डिग्री कर लिया, तो उत्तान पाद आसन से ये अर्ध हलासन स्थिति जो कि आपके पेट के एक्स्ट्रा फैट को कम करने में काफ़ी लाभदायक है। अरे वाह। और इसके साथ साथ एक नौका आसन होता है, जिस प्रकार नाव की शेप होती है उसी शेप में हम शरीर को लेकर आते हैं। तो इसमें हम श्वास पहले भरते हैं और खाली करते हुए नौका आसन में आते हैं। लोकेंद्र जी हमें बताएंगे कि नौका आसन का अभ्यास किस प्रकार का होता है। नौकासन देख पा रहे हैं, घुटने सीधे रहते हैं और दोनों हाथ हवा में आपके रहते हैं। आप क्षमता अनुसार इसमें रुक सकते हैं और पेट पर सीधा सीधा इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें भी जब वापस आपको शवासन में आना हो तो श्वास भरते हुए रिलैक्स करते हुए शवासन स्थिति में आ सकते हैं। इसमें हमें यथाशक्ति यथा सामर्थ्य रुकना है, जितनी व्यक्ति की लिमिट्स है। हाई बीपी हार्ट पेशेंट्स को ध्यान रखते हुए, या फिर कोई रिसेंटली एब्डोमेन सर्जरी हुई है उनको ध्यान रखना है, और मेनली प्रेग्नेंट लेडीज को उनको भी पूरा ध्यान रखना है कि उनको इस प्रकार के आसन नहीं करने जिससे सीधा प्रभाव पेट पर पड़े, क्योंकि उनका फिर अलग प्रोसेस चलता है कि उनके लिए पेरेंटल योगा अलग से चलता है। तो बेसिक जो आपको ओबेसिटी फैट कम करना है तो इन 2 आसनों के रिपीटेशन से आप कम कर सकते हैं। वाह क्या बात है। तो सर एक इसमें ऐड ऑन जो मैंने चीज़ आपसे पूछी थी, हेयर फॉल को लेके भी लोग काफ़ी परेशान हैं आजकल, तो क्या उसका भी इसी से सब कुछ निदान हो जाता है या इसके साथ कुछ और भी है? हेयर फॉल के लिए देखिए, हेयर फॉल का पहले रूट हमें देखना है सिर है जी। सिर, और वही मैंने बताया कि स्ट्रेस, तनाव और रोजमर्रा की जो जिंदगी है इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है कि हम हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत कर रहे हैं, डिप्रेशन में बहुत आ रहे हैं, तनाव में बहुत आ रहे हैं और हेयर की केयर भी नहीं कर रहे हैं। तो सर्वांग आसन एक ऐसा आसन है जो कि पूरे शरीर के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन सिर की तरफ बढ़ाता है और उससे हमारी जो हेयर ग्रोथ है वो अच्छी हो जाती है जी। सर्वांग आसन का अभ्यास लोकेंद्र जी बताएंगे, जिसमें हमें शवासन स्थिति में हम लेटते हैं और 90 डिग्री दोनों पैर पहले उठते हैं और धीरे धीरे बटक्स को उठाया जाता है और दोनों हाथों के सपोर्ट से कमर पर सपोर्ट दिया जाता है। कोहनी अंदर की ओर होती है, घुटने सीधे होते हैं, बटक सीधे होते हैं और ये आपकी सर्वांग आसन स्थिति होती है। सर्वांग आसन, इसमें आप दीवार के सपोर्ट से भी कर सकते हैं। देखिए बिगिनर्स के लिए जरूरी नहीं है कि वो इतना कर पाए, तो दीवार के सपोर्ट से करें या फिर किसी प्रशिक्षक की देखरेख में करें जी। अब इस आसन में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हार्ट और सिर की तरफ जा रहा है, तो जितनी देर आपकी 1 मिनट 30 सेकंड या 20 सेकंड की क्षमता है उतनी देर आप रख सकते हैं। क्या बात है। इस स्थिति में सर्वांग आसन। सर एक बात की जाती है जब कभी बीमारियों को लेके कहते हैं, हालांकि समय की सीमितता है लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। लोग कहते हैं कि हास्य जो है इससे बढ़िया कोई दवा नहीं है किसी भी मर्ज की। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं सर? योग तो बहुत कुछ कहता है इस बारे में। जी सर, लाफ्टर योगा इज़ वेरी नेसेसरी और आजकल तो अलग से क्लासेस भी लाफ्टर योगा की चलती है। आप देखिए कि पार्क्स में और अलग अलग क्लब्स बने हुए हैं जहाँ पर लाफ्टर योगा कराया जाता है, क्योंकि जब हंसते हैं तो जब हम मुस्कुराते हैं तो आनंदमय कोश जो है हमारा मजबूत होता है। हमारे शरीर के भीतर 5 कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, आनंद, विज्ञानमय और आनंदमय। तो आनंदमय कोश 5वें नंबर का कोश है। जिस व्यक्ति का ये कोश खुला हुआ है, स्वस्थ है, वो व्यक्ति हमेशा खुशी रहेगा और बीमारियों से दूर रहेगा। तो लाफ्टर का सीधा प्रभाव आनंदमय कोश पे पड़ता है और इसका सीधा प्रभाव हमारे हार्ट से संबंधित भी है कि आपका हार्ट सदैव ओपन रहता है, रिलैक्स रहता है। वो कहते हैं ना कि आप हंस लीजिए, दोस्तों के साथ हंस लीजिए, नहीं तो हार्ट आपका खुलेगा तो डॉक्टर खोल रहे होंगे, इससे बढ़िया कि आप ऐसे ही बहुत खूबसूरत सा एक शेर है कि दिल खोल लेते अगर यारों के साथ तो नहीं खोलना पड़ता औजारों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बहुत खूबसूरत बात आपने कही है और एक योग गुरु शायद ये बात कह रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही गुजारिश करना चाहूँगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। जैसा कि आपने कहा कि आनंदमय रहना वो बड़ा ज़रूरी है, तो आनंदमय रहिए। और आज आप धरती दोहरानी के इस मंच पे आए, आपने योग के द्वारा आनंदित रहने की आपने कहीं ना कहीं कुंजी हमें दी है और हम चाहेंगे कि हम इसी तरह से खुश रहें। आज आप इस मंच पे आए, कैसा लगा आपको? आपसे जानना चाहेंगे। बहुत अच्छा अनुभव रहा और जो कन्वर्जेशन रहा, मैं चाहता हूँ कि इस कन्वर्जेशन के वजह से लोग सीखे, इस चीज़ को गहराई से सीखे, डेप्थ में सीखे। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ पूरी टीम को कि हमें इस तरीके की जानकारी देने के लिए आप लोगों ने इनवाइट किया। और सर धन्यवाद हम आपका भी और लोकेंद्र जी का भी देना चाहेंगे कि बहुत खूबसूरत तरीके से आपने ना सिर्फ योग के बारे में बताया और लोकेंद्र जी ने उसे परफॉर्म करके बताया। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ योग गुरु अभिषेक सिंह नरूका जी और उनके साथ योग प्रशिक्षक श्री लोकेंद्र सिंह तंवर। और दीजिए इजाज़त, अगले अंक पे फिर होगी मुलाकात और तब तक के लिए योग करते रहिए, खुश रहिए, आनंद में रहिए और याद करते रहिए अपने उन चाहने वालों को जैसा कि हम आपको याद करते हैं। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। धन्यवाद।